हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम लास्ट ईयर के पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2010 का जो पेपर है बोर्ड परीक्षा का, वो हमने स्टार्ट किया, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे। बच्चों, आज की क्लास में उसे ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें 2010 का है जो 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। ए और बी लाभ हानि में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार थे। 31 दिसंबर 7 को उनका चिट्ठा दिया गया है। चिट्ठा है लेनदार, सामान्य संचय, बैंक ऋण, पूंजी ए और बी की, रोकड़, अन्य संपत्तियां और विनियोग। अब जब फर्म का समापन होता है तो उन्होंने 31 दिसंबर 7 को फर्म के विघटन का निश्चय किया। विनियोग 2200 रुपए बाजार भाव में बी ने ले लिए। बी जो साझेदार है उसने विनियोग खरीद लिए और उसके बदले वह बैंक ऋण चुकाने के लिए राजी हो गया, और जो दायित्व थे बैंक ऋण वो चुकाने के लिए तैयार हो गया। रोकड़ को छोड़कर शेष संपत्तियां 6,900 रुपए में बेच दी गई। ये रोकड़ को छोड़ के बाकी संपत्तियों को, अन्य संपत्तियों को 6,900 में बेच दिया गया। विघटन के वे 110 रुपए हुए और लेनदारों को 503 रुपए में पूर्ण भुगतान कर दिया गया। हमें यहाँ पर उपरोक्त विवरण से आवश्यक खाते बनाइए। मतलब यहाँ पर वसूली खाता बनाने के लिए आता है, ठीक है। परीक्षा में आपको वसूली खाता बनाने के लिए आएगा, तो हमें वसूली खाता यहाँ पर बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम वसूली खाता 31 दिसंबर 2007 की स्थिति में। अब वसूली खाता बच्चों क्या होता है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जितनी भी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों में से आप रोकड़ और बैंक में रोकड़, ये दो को छोड़ दो, और उसके अलावा जितनी भी संपत्तियां हैं उन सारी संपत्तियों को हमें वैसा का वैसा वसूली खाते में लिखना है। तो सारी संपत्तियों को उठा के हम पुस्तक मूल्य पर, मतलब उसी मूल्य पर एज इट इज उठा के लाएंगे और वसूली खाते के डेबिट साइड में लिख देंगे। वसूली खाता इकतीस दिसंबर 2007 को डेबिट क्रेडिट। देखिए, अब वसूली खाते में क्या होता है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में रोकड़ और बैंक में रोकड़, ये दो को छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को आप उठा के यहां पर लाएंगे। अभी हमें जो प्रश्न मिला है, उस प्रश्न में जो चिट्ठा है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में हमारे पास रोकड़ है, अन्य संपत्तियां हैं और विनियोग है। तो हम रोकड़ को छोड़ देंगे और अन्य संपत्ति और विनियोग, इन्हें हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आप यहां पर हम इसको लिख सकते हैं विविध संपत्तियां, इस नाम से। अब विविध संपत्तियों में हमारे पास क्या है? विविध संपत्तियों में हमारे पास है एक तो अन्य संपत्तियां, ठीक है, और एक क्या दिया गया है? विनियोग। दो प्रकार की संपत्ति है। अब ये कौन कौन सी है देख लेते हैं हम। अन्य संपत्तियों में 75, 85 और 2080। देखिए, अन्य संपत्तियां 75, 85 और 2080, ये रोकड़ को हम छोड़ देंगे, बाकी ये दो संपत्तियों को हम वैसा का वैसा लिखने वाले हैं। 75, 85 और 2080। 75, 85, 2080 कितना हो जाएगा? 5, 8, 8 दूनी 16, 6, 9, 9,665 रुपए, ठीक है। अब ये तो हो गया संपत्ति। अब इधर हम लिखेंगे विविध दायित्व।
अब विविध दायित्व में क्या क्या दिया गया है? यदि आप दायित्व पक्ष में देखोगे तो आपको विविध दायित्व दिखेंगे। लेनदार, सामान्य संचय, बैंक ऋण और पूंजी। पूंजी पूंजी खाते में लिखी जाती है। सामान्य संचय ये भी पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बढ़ जाता है। बचा क्या? लेनदार और बैंक ऋण। लेनदार है 528 और बैंक ऋण है 1000। ये बाहरी दायित्व है और जितने बाहरी दायित्व है उन्हें वसूली खाते में हम ले जाएंगे। तो लेनदार 528 और बैंक ऋण 1000। तो यहां पर हम लिखेंगे लेनदार 528 और बैंक ऋण 1000। तो ये हो जाएगा 1528। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। पहली स्टेप में आपको क्या करना है? संपत्ति पक्ष में रोकड़ और बैंक में रोकड़ को छोड़ देंगे, बाकी सारी संपत्ति आपको यहाँ लिस्ट बनाना है। इसी प्रकार से बाहरी दायित्व में लेनदार है, बैंक ऋण है या बैंक अधिविकर्ष है, किसी बाहरी व्यक्ति का जो ऋण है ना, ये सभी इधर लिस्ट बन जाएगी। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे? इन संपत्तियों से जो वसूली होगी उसे हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो हमारे प्रश्न के अनुसार हमें रोकड़ को छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों से 6,900 रुपए की वसूली हुई, अन्य संपत्तियों से, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो 6,900 रुपए की वसूली हो गई। और जो विनियोग है इसे किसने ले लिया? बी ने। तो बी का पूंजी खाता, जो बी है उसने विनियोग ले लिए। कितने में ले लिया उसने? 2200 रुपए में विनियोगों को ले लिया। उसके बदले उसने बैंक ऋण चुकाने का जिम्मा ले लिया। अब ये तो हमारी हो गई संपत्तियों की वसूली कि भाई अन्य संपत्तियों को बेचा, 6,900 रुपए मिले और विनियोग को उसने 2200 रुपए में ले लिया बी ने, तो इसलिए बी का पूंजी खाता। अब हम दायित्वों का भुगतान करेंगे इसी पैसे से। तो लेनदार, तो लेनदारों का भुगतान करने के लिए रोकड़ खाता। ठीक है, तो लेनदारों को कितना भुगतान किया गया? 503 रुपए भुगतान किया गया। 528 के थे, प्रश्न के अकॉर्डिंग 503 में भुगतान किया गया। अब बैंक ऋण को तो बी ने भुगतान करने की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए बी का पूंजी खाता आ जाएगा। अब क्या बचा? वसूली व्यय। तो इन संपत्तियों को वसूली करने पर 110 रुपए का व्यय हुआ, ये हो जाएगा 613 रुपए। ठीक, अब बी का पूंजी खाता, यहां पर बी ने क्या लिया था? विनियोगों को खरीद लिया, इसलिए हम ब्रैकेट में यहां लिख देंगे विनियोग। और यहां पर उसने किसकी जिम्मेदारी ले ली है? बैंक ऋण की जिम्मेदारी ले ली है। बैंक ऋण कितने का था? 1000। ठीक, ये आप देखिए हमने लिस्ट बनाई संपत्तियों की कि इन संपत्तियों को से पैसा वसूल करना है। ये दायित्व की लिस्ट बने कि इन दायित्वों का भुगतान करना है। अब संपत्तियों से वसूली में देखेंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अन्य संपत्तियों से कितना वसूल हुआ? 6,900 में बेची गई। विनियोगों को बी ने ले लिया, इसलिए बी का पूंजी खाता। सारी संपत्तियों से वसूली हो गई। अब दायित्वों का भुगतान करने के लिए देखा तो लेनदारों को 503 का भुगतान किया गया और बैंक ऋण को भुगतान करने की जिम्मेदारी किसने ले ली? बी ने। तो लेनदारों को 503 भुगतान किया गया, वसूली व्यय 110 रुपए के हुए। भाई संपत्तियों को वसूली करने पर जो वसूली व्यय होता है वो वसूली खाते के डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अब हो गया। अब इसी आधार पर अब हम क्या बना लेंगे? इसका लाभ और हानि निकालेंगे। यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा रहेगा तो लाभ और यदि डेबिट पक्ष बड़ा रहेगा तो हानि। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कौन सा पक्ष बड़ा है। तो डेबिट पक्ष कितना है? 9,665, 613 और 1000। 5 3 8, 6 और 1 7, ये दोनों 12, 9 10 और 1 11, 11,278। क्रेडिट पक्ष देखेंगे तो 1,528, 6,900 और 2,200। 8 2 14 और 2 16, 2 8 और 2 10, 10,628। मतलब हमारा जो क्रेडिट पक्ष है, डेबिट पक्ष बड़ा है, 11,278 रुपए, 11,278। और अंतर कितना आ रहा है? 0, 5,
12 में से 6 गया 6, 650 रुपए का अंतर आ रहा है। मतलब ये वसूली पर क्या आ रही है, हानि आ रही है। भाई डेबिट पक्ष बड़ा है तो हानि, क्रेडिट पक्ष बड़ा होता तो लाभ। डेबिट पक्ष बड़ा है इसलिए 650 रुपए की हानि आ रही है, और ये 650 रुपए की हानि ए और बी में हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, देखिए प्रश्न के अनुसार उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, 3:2 लाभ विभाजन अनुपात है। तो जो हानि आई है इस हानि को हमें 3:2 में बांटना है। तो 650 गुणित 3/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 तिया 39, सॉरी 390। इसी प्रकार से बी का 650 गुणित 2/5, 13 दूनी 26, मतलब 260। तो ये 390 और 260 रुपए, इस प्रकार से टोटल हो जाएगा हमारा 650। ये बन गया हमारा वसूली खाता। छोटा सा वसूली खाता बनाने के लिए आएगा आपको कितने स्टेप, पहले स्टेप में संपत्तियों को है लिखना है और दायित्वों को क्रेडिट में लिखना है। संपत्तियां कौन सी, रोकड़ और बैंक का रोकड़ को छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों का लिस्ट बना दो। दायित्व में बाहरी दायित्व, लेनदार, देवी पत्र, बैंक का देवी कर्ज, बाहरी व्यक्ति का ऋण, ये सब बाहरी दायित्व है, इनको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगली स्टेप में इन संपत्तियों से जो वसूली होगी उसे यहाँ लिखेंगे। नगद वसूली होगी तो रोकड़ खाता, यदि कोई साझेदार किसी संपत्ति को ले लेता है तो उसका नाम का पूंजी खाता। दायित्व के भुगतान के लिए स्पष्ट लिखा रहता है नीचे कि भाई लेनदारों को कितना भुगतान किया गया। नहीं लिखा रहेगा तो एज इट इज हम यहाँ पर रोकड़ खाता करके लेनदार जितने के थे उतने का भुगतान कर देंगे। यदि किसी दायित्व का भुगतान करने की जिम्मेदारी साझेदार लेता है तो साझेदार का पूंजी खाता यहाँ लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में हम लाभ और हानि निकाल देंगे। 3 स्टेप, संपत्ति दायित्व की लिस्ट बनाना है, फिर क्रॉस करके संपत्तियों की वसूली क्रेडिट में, दायित्व का भुगतान डेबिट में, और फिर हमें उसका लाभ हानि निकाल लेना है। क्रेडिट पक्ष बढ़ा तो लाभ और डेबिट पक्ष बढ़ा तो हानि। तो ये बन गया हमारा वसूली खाता क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक, ये 2010 का सवाल क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेपर प्रश्न है ये, इसी टाइप के आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। राहुल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 अंशों के लिए 6% बट्टे पर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए। तो अब जो संशोधन अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब अंशों का निर्गमन बट्टे पर बंद कर दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन अब हमारे लिए काम का नहीं है। हम चलते 18 पर। एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपए वाले 4,000 6% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निम्न प्रकार निर्गमित किए गए। ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर होता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक ऋण पत्र की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की है। कितने ऋण पत्र जारी किए गए, 4,000, और ऋण पत्र का नाम क्या है, 6%, 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए। 100 रुपए का ऋण पत्र 10 रुपए के डिस्काउंट पर, मतलब 90 रुपए पर जारी किया। आवेदन पे 10 रुपए मांगा, आवंटन पर 30 रुपए, प्रथम याचना पर 40 रुपए और शेष अंतिम याचना पर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आवेदन, तो आवेदन के ऊपर कितना मांगा, 10, ठीक है। आवंटन के ऊपर कितना मांगा गया है, 30 रुपया। प्रथम याचना, ठीक है, तो प्रथम याचना पर कितना मांगा गया है, 40 रुपया। 40, 30, 70 और 80। अब 100 रुपए का ऋण पत्र है, ठीक है, 100 रुपए का ऋण पत्र है। अब यदि हम बोले कि 30 रुपए आवंटन पे मंगाए गए हैं, इसका मतलब अब 10 रुपए डिस्काउंट भी दिया गया है, ठीक है। तो 30 और 10 40, ये कितना हो जाएगा,
40, 40, 80 और 90। तो जो द्वितीय याचना है वो द्वितीय याचना हमारी कितने रुपए की हो जाएगी? 10 रुपए की। ठीक है। डिस्काउंट इसमें शामिल होगा पट्टा सहित। तो हम इसको लेंगे 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30, 10, 40, 40, 80 और ये 20 रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा 100 रुपए का। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको करेंगे। तो 10, 30, 40। ठीक है, अब हमें कंपनी के पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां करना है। 4000 ऋण पत्र है 100 रुपए वाले। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। वही एंट्रियां होगी कल वाले पेपर में मैंने जैसे करवाई थी आप लोगों को, उस टाइप से हमें करना है। आवेदन की 2, आवंटन की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकंड कॉल की 2। इस प्रकार से हमारी 8 एंट्रियां उसमें होने वाली है। ठीक, और इन 8 एंट्रियों वही का वही जैसे अंश पूंजी होती है उसी प्रकार से हमें इसमें भी एंट्रियां करना है, ऋण पत्र में भी। आपको प्रॉपर उसका जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और हल करना है। ठीक है, हम लिखेंगे जर्नल प्रविष्टि, दिनांक, विवरण, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। दिनांक, विवरण, डेबिट और क्रेडिट। सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक खाता डेबिट, छह प्रतिशत ऋण पत्र आवेदन खाते से। कितने ऋण पत्र है? 4000। और 4000 ऋण पत्रों में इस प्रकार से पैसा मंगाया गया वो देख लेते हम। 10, 30 और 40। तो 10 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए। ठीक है, अब ये है 4000। तो आवेदन पे कितना मंगाया? 40,000। आवेदन राशि प्राप्त। फिर 6% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट। यही आवेदन की जो राशि है वो हमें 6% ऋण पत्र खाते से। आवेदन राशि
ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित। ठीक है, आवेदन राशि प्राप्त और आवेदन राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। अब हम 6% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट ऋण पत्रों के निर्गमन पर पट्टा खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाते। अब यहां पर हमने 30 रुपए मांगा, जिसमें 10 रुपए क्या है, डिस्काउंट शामिल है। जैसे हमारा प्रीमियम राशि उसमें शामिल रहता है, इसी प्रकार से हमारा ये भी शामिल है उसमें। तो ये 30 रुपए आवंटन पे मांगा है, इसमें से 20 रुपया तो हमारा ऋण पत्र की और 10 रुपए क्या है, डिस्काउंट का है। इस प्रकार से 30 रुपए का डिवाइडेशन होता है। तो 4 कितना हो जाएगा, 80,000, और ये हो जाएगा 40,000, और टोटल हो जाएगा 1,20,000। तो आवंटन की राशि कितनी है, 80, डिस्काउंट दिया 40, और टोटल जो ऋण पत्र की राशि है कितनी है, 1,20,000। क्योंकि 30 रुपए का जो ऋण पत्र की राशि है उसमें से हम 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं और 20 रुपए हम मांग रहे हैं। तो आवंटन राशि ड्यू हो गई। अब ये प्राप्त होगी, तो बैंक खाता डेबिट। बैंक में कितना पैसा आएगा, जितना मांगा, कितना मांगा हमने, 80,000, क्योंकि 40,000 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया। 6% ऋण पत्र आवंटन खाते से। ठीक है, आवंटन राशि प्राप्त। इस प्रकार से अब क्या बचा, 40 रुपए का प्रथम याचना बची। ठीक है, 30, 40, 40, 80 और 20 की सेकंड कॉल है। तो अब हम आ जाएंगे 5th नंबर पे। तो 6% ऋण पत्र प्रथम याचना डेबिट। कितने रुपए की, 40 रुपए की। तो 4 चौक 16, 1,60,000। 6% ऋण पत्र खाते से। ठीक है, प्रथम याचना से। बैंक खाता डेबिट 6% ऋण पत्र प्रथम याचना से। प्रथम याचना राशि प्राप्त। अब 7 नंबर पे, ये फर्स्ट कॉल हो गई। तो पहली वाली 10 रुपए की, दूसरी वाली 30 की, 40 और 40, 80। अब कितना बचा, 20। तो यहां पर हम 6% ऋण पत्र द्वितीय व अंतिम याचना डेबिट। कितने रुपए की, 20 रुपए की है, मतलब 4,000 गुणित 20, 80,000। 6%
ऋण पत्र खाते से। ठीक है, अंतिम याचना से द्वितीय और अंतिम याचना हमने मांगी है। अब प्राप्त होगी तो बैंक खाता डेबिट 80,000 का और 6% आपको हर ऋण पत्र के साथ 6% लिखना पड़ेगा, द्वितीय व अंतिम याचना से। और जो भी अंतिम याचना होगी वहां आपको द्वितीय लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंतिम याचना राशि प्राप्त। और इस प्रकार से हमारी ये 8 एंट्रियां हो गई। ठीक है, दो आवेदन की, दो आवंटन की, दो फर्स्ट कॉल की, दो सेकंड कॉल की, ये तो सेम है, केवल यहाँ पर बट्टा जो होता है डेबिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है और बट्टा डेबिट होता है। और ड्यू वाले में इतना ध्यान रखना, जो दे वाला होता है उसमें बट्टा डेबिट होता है और प्रीमियम क्रेडिट होता है। बाकी आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सेम वैसा का वैसा है जैसे हम अंश पूंजी वाला करते हैं। हो गया है हमारा। अब हम चलेंगे तुलनात्मक, ये हट गया हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा 2010 का पेपर। ठीक है, तो 2010 के ऑब्जेक्टिव और उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे जो हमारे कोर्स में है, उन सभी को हमने इन 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है। आप इन वीडियोस को देखिए, समझिए, और इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले पेपर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।